नमस्कार, मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र चौहान। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा में जोरदार चुनाव प्रचार चल रहा है। अब तक ज़्यादातर पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। चुनावी सरगर्मियों के बीच एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं। इन राज्यों में नतीजे आने के बाद साफ हो जाएगा कि किसके आरोप में कितना दम था। पिछले कुछ सालों में भारतीय राजनीति की रूपरेखा बदली है। बाहुबल और धन बल को रोकने की कोशिशें की गई हैं। बाहुबल पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और धन बल पर चुनाव आयोग का निर्देश है। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों में होने जा रहे चुनाव से पहले एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर ने पिछले चुनाव में खड़े उम्मीदवारों के प्रोफाइल और पृष्ठभूमि का अध्ययन कर रिपोर्ट तैयार किया है। चुनाव आयोग के पास उम्मीदवार जो शपथनामा दाखिल करते हैं, उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए एडीआर ये रिपोर्ट बनाती है। बावजूद इसके जब उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की जाती है, तब ज़्यादातर उम्मीदवार करोड़पति या आपराधिक छवि के निकलते हैं। वो चुन कर भी आते हैं। क्या जनता के पास विकल्प नहीं होता है? क्या बदलते भारत में राजनीति का मॉडर्नाइजेशन नहीं हो पाया है? आज इसी पर करेंगे बात। हमारे साथ जुड़ रहे हैं चुनाव और उम्मीदवारों पर अध्ययन करने वाली संस्था एडीआर के अध्यक्ष और राष्ट्रीय संयोजक मेजर जनरल अनिल वर्मा, भाजपा प्रवक्ता डॉक्टर विजय गुप्ता, राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर प्रसन्नजीत विश्वास, साथ ही हमारे साथ मौजूद रहेंगे हमारे चीफ ऑफ ब्यूरो अरिंदम दास। आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले एडीआर के अध्यक्ष मेजर जनरल अनिल वर्मा के पास जाएंगे और उनसे पहली प्रतिक्रिया जो है वो जानना चाहेंगे कि आप लगातार इस तरह की रिपोर्टें अध्ययन करके बनाई जाती हैं, तैयार की जाती हैं आप जनता को जागरूक करने के लिए, लेकिन जो उम्मीदवार हैं उनकी छवि इस तरह की होती है। कई उम्मीदवारों के पृष्ठभूमि जो है आपराधिक छवि है, किसी के पास करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन वो चुन कर आते हैं, जनता उनको चुनती है। क्या इस ट्रेंड में कहीं आपको बदलाव नजर आया है? पिछले कुछ सालों में अगर हम देखें तो जनता का मिजाज बदला है। धन्यवाद, मुझे यहाँ पे बात करने के लिए अपॉर्चुनिटी दिया आपने। तो इसमें 2 पहलू हैं। एक तो जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, ये मैंने 7 स्टेट्स का डेटा इकट्ठा किया है और आपके साथ शेयर किया है, वो मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, तो दिखाइएगा जी। धनबल और बाहुबल जो है ये एक हमारे इलेक्शन सिस्टम का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है और इसकी वजह से पैसा तो इस तरीके से खर्च किया जा रहा है कि कोई हिसाब किताब ही नहीं है जिसका। हम सबको मालूम है कि इलेक्शन कमीशन ने कैंडिडेट्स के लिए एक सीमा निर्धारित की हुई है, लेकिन सबको मालूम है कि ग्राउंड के ऊपर वो उससे कई गुना ज़्यादा खर्च करते हैं। लेकिन जब अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं इलेक्शन एक्सपेंडिचर की, तो वो कोई भी 50-60% से ज़्यादा खर्चा नहीं दिखाया जाता है। दूसरी बात है जो बाहुबल की, तो हमने हमारी जो एनालिसिस है उसमें यही आता है कि जितने क्रिमिनल केसेस वाले कैंडिडेट्स हैं, जिसको थंब रूल अगर हम बोलें, तो सब पार्टीज तकरीबन 33% या 30% ऐसे कैंडिडेट्स को टिकट देते हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, और वो जीतते भी हैं, जैसे आपने बताया है। ये एक बड़ी अफसोस की बात है और इसमें मैं पॉलिटिकल पार्टीज को ही नहीं, अपने वोटर्स को भी दोषी ठहराऊंगा, क्योंकि वो समझते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टीज तो खैर बोलती ही हैं कि जी ये झूठे मुकदमे हमारे ऊपर लाद दिए जाते हैं ऑपोजिशन वालों की तरफ से जब वो पावर में आते हैं एंड ऑल दैट। लेकिन हमारे जो वोटर्स हैं वो भी इस चीज़ को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, और इसी की वजह से हर 5 साल में जब इलेक्शंस होते हैं, चाहे वो स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन हो, चाहे जनरल इलेक्शंस हो लोकसभा के, ये जो प्रतिशत है क्रिमिनल केसेस वाले कैंडिडेट्स और एमएलएज और एमपीज जो चुन के आते हैं, उसमें लगभग 4 से 5% का इजाफा होता है। और इसी प्रकार से जो करोड़पति जिन कैंडिडेट्स लड़ते हैं इलेक्शंस और फिर बाद में जो जीत के एमएलएज या एमपीज बनते हैं, उनका भी इजाफा होता रहता है। तो मिसाल के तौर पे मैं आपको लोकसभा की ही बात बताऊं, तो जो करंट लोकसभा है इसमें 43% एमपीज हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं। उससे पिछली लोकसभा में 39% थे, उससे पहले 34% थे। तो मतलब हर साल 4-5% बढ़ रहा है।
और उसी प्रकार से करोड़पति का अगर लें तो अभी की लोकसभा में लगभग 83% करोड़पति एमपीज हैं। उससे पहले 5-7% कम थे, उससे पहले और कम थे। तो इसमें कोई डिनाई नहीं कर सकता कि इलेक्शन कैंपेन के दौरान खर्चा जरूरी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जी। वो तो खर्चा तो करना ही पड़ता है कैंपेन के लिए, लेकिन जिस तरीके से बेतहाशा खर्चा हो रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज के खर्चे पर कोई सीमा ही नहीं है, कोई लिमिट निर्धारित ही नहीं है। और कैंडिडेट्स की बात मैंने आपको बताई भी, लेकिन यहाँ मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, ये 7, मैंने सिर्फ 7 उन्हीं को कर रहा हूँ, असम को मैंने नहीं जोड़ा है जी। उसमें। जी। यहाँ पर क्रिमिनलिटी और मतलब दोनों धनबल और बाहुबल हमारे देश के बाकी स्टेट्स के बनिस्बत बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है, लेकिन बढ़ रहा है। अभी जैसे अगर आप वो टेबल में आपको दिखाऊं तो आपको खुद ही देखेंगे, मैंने दो इलेक्शंस का कंपेयर किया है कि जो करंट अभी स्टेट असेंबली है और जो उससे पहले वाली स्टेट असेंबली में जो कैंडिडेट्स लड़े थे और कितने एमएलए थे। तो अगर मैं रिक्वेस्ट करूं आपसे, अगर वो टेबल दिखा दें तो फिर उस जी। पर चर्चा चल सकती है। जी, हम जल्दी उस टेबल को दिखाएंगे। लेकिन आप जी जो बातें कह रहे थे मेजर जनरल अनिल वर्मा, कि ये बढ़ रहा है प्रतिशत, क्या कारण है? बिल्कुल। क्योंकि जितनी जागरूकता बढ़ रही है जनता में भी और लोगों को जानकारियां मिल रही हैं चुनाव के बारे में हो या उम्मीदवारों के बारे में, लेकिन ये ट्रेंड फिर आखिर इस दिशा में क्यों बढ़ रहा है जिस दिशा में नहीं बढ़ना चाहिए? ये मेरे से पूछ रहे हैं आप? जी। हाँ जी। हाँ, अब ये इसकी कई वजहें हैं। एक तो हमारा फ्रीबीज वाला मामला है। अब जिसको हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्या बोला था, रेवड़ी कल्चर। दूसरे बोलते हैं कि भाई कॉरपोरेट्स को भी आप रेवड़ी कल्चर कर रहे हो, वो दूसरी बात है, वो दूसरी बहस है, उसमें नहीं जाएंगे। वन ऑफ द रीजन जी। यही है कि फ्रीबीज दिए जाते हैं और लोग उसकी बनस्पत वोट करते हैं। दूसरा जो मेजर मुद्दा है, जाति, धर्म, रीजन, क्षेत्र जिसको कहते हैं, इन चीजों के ऊपर जाकर ही जी। हमारी जी। ज्यादातर वोटिंग होती है। जी। मैं। और जी। ये हमने तो इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े सर्वे किए हैं और लोगों से पूछा है कि भाई जब आपको मालूम है जी, कि इनके ये ऊपर। जो आप आंकड़े बता रहे थे मेजर जनरल अनिल वर्मा, ये आंकड़े जी सामने हैं, आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ, करीब एक दिखा दीजिए, पहले कौन सा जी। कैंडिडेट्स वाला दिखा दीजिए, शेयर स्क्रीन कर जी, दीजिए, उनको ये बोलिए। ये आंकड़े हैं। हाँ, वो थोड़ा सा टाइम लगता है आने में। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा के बारे में जो आंकड़े आपने दिए हैं वो स्क्रीन पर चल रहा है अभी, आप इसको एक्सप्लेन कर अच्छा, सकते चल हैं। रहा है, जी। ओके, मेरे को दिख नहीं रहा। जी। मैं अपने इससे देखता हूँ। ओके। आप इसको एक्सप्लेन कर तो सकते हैं। हाँ, मैं करता हूँ, जी। ठीक है। तो इसमें हाँ, ओके, अभी आ गया। तो इसको अगर आप देखें तो ये मैंने जो ये कैंडिडेट्स वाला, ये एमएलए का दिखा रहे हैं अभी। ओके, एक मिनट। हाँ, तो एमएलए की जो डिटेल अगर आप देखें तो हाँ, ये हिल क्यों रहा है, इसको एक जगह हाँ सेट कर दीजिए। ओके, एनीवे, मैं वैसे ही बता देता हूँ। अगर आप देखिए, सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश ही ले लीजिए। तो उसमें नंबर ऑफ एमएलए विद क्रिमिनल केसेस 2014 में 9% से बढ़कर 17% हो गया, और जो सीरियस क्रिमिनल केसेस वाले एमएलए हैं वो 9% से बढ़ के 13% हो गया। जी। करोड़पति एमएलए 86% से बढ़ के 93% हो गए, और एवरेज एसेट्स 13.45 करोड़ से बढ़कर 18.86 करोड़ हो गए। ठीक है, और मैंने लास्ट में एजुकेशन का भी वो दिया है। वो ये भी मैं आपको बता दूं कि नॉर्थ ईस्ट में ये परसेंटेज काफ़ी कम है। हमारे देश के जो दूसरे स्टेट्स का हम एवरेज जब लेते हैं तो लगभग 35 से 40% जो एमएलए, एमपीज और कैंडिडेट्स वगैरह हैं वो 12वीं क्लास से, कक्षा से कम पढ़े हुए हैं। खैर, वो इतना इम्पोर्टेंट बात नहीं है, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात जो है वो है क्रिमिनल केसेस और एसेट्स वाली जो बात है। इसी प्रकार से देखेंगे आप मणिपुर। मणिपुर का 3% से बढ़ के एमएलए 23% हो गया है। देखिए कितना जंप किया है। और सीरियस क्रिमिनल केसेस वाले 3% से बढ़ के 18% हो गया है।
और करोड़पति एमएलए तो आप वैसे ही नजर मार के देख लें तो 93%, 80%, 66%, 90%, 75%, तो ये ट्रेंड कॉमन है पूरे देश में। 80 से 90% जो भी एमएलए आते हैं वो करोड़पति होते हैं, एमपीज भी इसी प्रकार से लगभग। जी। तो इसमें मैं ये हाईलाइट करना चाहूंगा कि सिक्किम और नागालैंड और मेघालय, इनका क्रिमिनल केसेस वाले एमएलए सबसे कम है, वो इस टेबल में दिखाई देता है, और सीरियस वाले तो जीरो ही हैं उनके। त्रिपुरा में और सबसे ज़्यादा है। जी। जी हाँ, वो इसमें ये आप देख नॉर्थ ईस्ट लीजिए। के जो 3 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं उसमें त्रिपुरा में क्रिमिनल केसेस जो हैं वो ज़्यादातर उम्मीदवारों की छवि दागदार है। इस पर बातचीत हम करेंगे। हमारे साथ विजय गुप्ता हैं, भाजपा के प्रवक्ता। विजय गुप्ता जी, क्या फैक्टर है जिससे आप वो डिसाइड करते हैं उम्मीदवारों के चयन में? आप त्रिपुरा के प्रभारी भी हैं और वहाँ चुनाव जोर शोर से चल रहा है, सबसे पहले चुनाव वहीं होना है। क्या फैक्टर्स, किसको ध्यान में आप रखते हैं और डिसाइड करते हैं उम्मीदवारों का जो चयन है, लिस्ट जो आप बनाते हैं? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक ही है पैमाना। वो पैमाना ये है कि जो भी उम्मीदवार हो, उम्मीदवार की छवि अच्छी हो और जनता के बीच में वो लोकप्रिय हो, और वह 365 दिन जनता के बीच में रह करके जनता की सेवा के लिए बना हो, और ये मान के चलता हो कि जनता जनार्दन ही मेन है, और जनता जनार्दन की सेवा में जो हमेशा प्रस्तुत रहता है, उनके सुख में उनके दुख में हमेशा रहता है, ऐसे ही कैंडिडेट को हम जो है सेलेक्ट करते हैं। जी जी, आप जो सेलेक्ट करते हैं तो इसमें 6 उम्मीदवारों का ऐसा कहा गया कि बीजेपी की जो पहली लिस्ट आई थी उसमें 6 एमएलए के टिकट काटे गए थे। अगर 6 एमएलए के टिकट काटे गए हैं तो बाकी जो एमएलए हैं जिनके आंकड़े हमारे सामने हैं वो तो फिर इसमें आ ही जाते हैं। हालांकि ये स्वागत योग्य है कि आपने कोशिश की, आपने दूसरे उम्मीदवारों को मौका दिया, लेकिन फिर वही है कि जो उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया है उसमें अगर जनता के सामने उम्मीदवारों को जो पेश किया जाता है तो जनता को उन्हीं उम्मीदवारों में से चुनना होता है। अगर उम्मीदवार पढ़ा लिखा हो, अपराध मुक्त हो और साफ छवि वाला हो तो जनता उसी से चुनेगी। क्या इस पर भी आप गंभीरता से विचार करते हैं? नहीं, बिल्कुल, ये बहुत ही गंभीर विषय है, और मेजर जनरल वर्मा ने जो अपनी रिपोर्ट दी है उस रिपोर्ट से देखिए ये बात स्पष्ट होती है कि अभी समाज के अंदर में आपराधिक छवि के लोग कम से कम राजनीति में आए, वो ठीक है, लेकिन कहीं कहीं बढ़ रहा है तो कहीं कहीं कम भी हो रहा है। आज नॉर्थ ईस्ट उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण भी है कि यहाँ बढ़ा नहीं, अब सिक्किम में, मेघालय में, नागालैंड में आपराधिक छवि के लोग कम हैं। और एक बात ज़रूर है कि झूठे मूठे पॉलिटिकल लीडर जो होते हैं राजनीति के अंदर में, झूठे मूठे आरोप ये लगते हैं, उसके ऊपर केस रजिस्टर्ड होता है, लंबा दिन तक चलता है केस, और जब तक वो चार्जशीट रहती है तो हम तो कहते हैं कि अपराधी छवि के हैं, उनके ऊपर में एफआईआर है, लेकिन जजमेंट आने के बाद स्वाभाविक रूप से चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो यह इसके अंदर में एक जुडिशरी प्रोसेस की बात है, और टोटल जानते ही हैं कि आज समाज किस दिशा में जा रहा है, तो स्वाभाविक रूप से हम चयन करने में बड़ी गंभीरता से रखते हैं। और आज आप देखेंगे तो त्रिपुरा के अंदर में हमने 12 महिलाओं को हमने चयन किया है, जिसमें एक भी महिला जो है अपराधी छवि की नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी कृत संकल्प है कि हम कम से कम क्या हम अपराधी छवि को लोगों को नहीं दें। अगर उनके ऊपर में कोई आरोप है, एफआईआर है, तो उस एफआईआर की भी विवेचना हम करते हैं कि केस क्या है, किसने लगाया है, क्या है, उसको स्टडी करने के बाद हमको कुछ समझ में आता है। ठीक है, कोर्ट में केस एफआईआर है, ट्रायल होगा, लेकिन हम लोग को भी उसको एसेस करते हैं कि ये सचमुच में आपराधिक छवि के हैं या इन्होंने अपराध किया है या नहीं, तभी जाकर के निश्चित रूप से हम उसको जो है चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। जी, इस पर और गहराई से चर्चा करेंगे त्रिपुरा चुनाव को लेकर भी और अपराध मामलों को भी लेकर भी, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद चर्चा जारी है।
ब्रेक के बाद मुद्दा में आपका फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं इस बात को लेकर कि चुनाव में जो खड़े हुए उम्मीदवार हैं उनकी पृष्ठभूमि क्या है और जनता क्या देखकर वोट देती है। जब ज़्यादातर उम्मीदवार आपराधिक छवि के हों और ज़्यादा पैसे वाले हों, पैसे का लालच देकर जनता को कोशिश करते हैं अपने पक्ष में करने की, तो जनता के पास विकल्प की कमी रह जाती है। और इसको जागरूक करने के लिए एडीआर की एक रिपोर्ट आती है जिसमें उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि का उल्लेख होता है और उसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हैं एडीआर के अध्यक्ष और राष्ट्रीय संयोजक मेजर जनरल अनिल वर्मा और भाजपा प्रवक्ता विजय गुप्ता। डॉक्टर विजय गुप्ता हमसे जुड़े हुए हैं। हमारे चीफ ऑफ ब्यूरो अरिंदम दास भी त्रिपुरा से जुड़े हुए हैं। लेकिन अनिल वर्मा से हम जानना चाहेंगे, जो वो दो सूची है उनके पास में उम्मीदवारों के बारे में, हम चाहेंगे कि वो दूसरी सूची का भी एक्सप्लेन करें और वो स्क्रीन पर हम अभी पेश करते हैं। जी, तो ये जो मैंने बनाया है ये अभी करंट जो सूची जारी हो रही है, अभी जो इलेक्शन होने वाले हैं उनकी नहीं है। ये कंपैरिजन जो है वो पहले के जो कैंडिडेट्स का डेटा है, ये जी जो सारे सात सारे का जो दिया है, तो इसमें भी तकरीबन वही बात है। कैंडिडेट्स की डेटा में भी सिक्किम का तो कम हुआ है, नागालैंड का सेम है, बाकियों का तो बढ़ा ही है। मणिपुर का सबसे ज्यादा है, वो 3% से बढ़ के 20% हो गया है कैंडिडेट्स विद क्रिमिनल केसेस, और अरुणाचल प्रदेश का 6% से बढ़ के 14% हो गया है। और उसी प्रकार से देखें, अगर एवरेज एसेट्स दी, वो अरुणाचल प्रदेश के सबसे ज्यादा है, फिर उसके बाद नागालैंड के हैं। और एजुकेशन का स्तर आप देखें तो वो तकरीबन वही है, 20, 22, 21, 19 इस प्रकार से साल। मैं दो तीन चीज़ों पर टिप्पणी करना चाहता हूँ। ये डेटा तो देख ही लें सब लोग। इसमें काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि पिछले इलेक्शंस के बनिस्बत जो अभी करंट हो रहे हैं उसमें फिर थोड़ा बहुत बढ़ोतरी तो होगा। लेकिन विजय जी ने जो दो तीन चीजें बोली हैं वो एक तो स्वागत योग्य ये है कि इन्होंने लेडीज को टिकट्स दिए हैं, क्योंकि हमारा ये भी एनालिसिस है कि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में बहुत ही कम विमेन कैंडिडेट्स को वोट टिकट्स दिए जाते हैं। हो सकता है वो वहाँ के सोशल कस्टम्स और दूसरी जो भी चीजें हैं उस पर आधारित हो, बट लेकिन लेडीज को और पार्टिसिपेट करने का मुद्दा चांस दिया जाना चाहिए। दूसरी चीज जो है, ये फ्रीबी कल्चर जिसकी मैं बात कर रहा था, और जो ये हम वोटर्स को बांटते हैं। अब आपने देखा है, न्यूज आइटम था अभी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है त्रिपुरा में था या कहाँ पे था, कई लाख का कैश और ये सब चीजें जब्त हुई हैं। जी, ये लगातार बरामद होती रही हैं केस जो हैं। हाँ जी जी, ये तो मेरा कहने का मतलब वही है कि पॉलिटिकल पार्टीज इस काम को जारी रखती हैं, चाहे इलेक्शन कमीशन और पुलिस की और सब कंट्रोल टीम्स हैं और वो ऑब्जर्वर्स हैं, सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद बड़ी मात्रा में कैश, ड्रग्स, लिकर, ज्वेलरी और इस तरीके की चीजें, प्रलोभन जो दिए जाते हैं, या वो ब्लैक मनी का मिसयूज इलेक्शन कैंपेन के द्वारा, ये चलता रहता है और ये भी बढ़ता जा रहा है पूरे देश में। अगर आप इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो सर्च, ये जो सीजर्स होते हैं हर इलेक्शन में, वो भी बढ़ते जा रहे हैं लगातार। तो इसके ऊपर भी पॉलिटिकल पार्टीज को, क्योंकि मैं मानता हूँ इनइक्वालिटीज हमारे देश में हैं, गरीब लोग, बट प्रॉब्लम क्या है, गरीब लोग ही नहीं ना, सारे को ही देते हैं और सारे ही खुशी से लेते हैं। तो अगर गवर्नमेंट की इतनी सक्सेसफुल स्कीम्स चल रही हैं हर एक क्षेत्र में, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे मेडिसिन है, चाहे गैस की वो कुकिंग गैस का है, इतनी सारी स्कीम्स चल रही हैं, तो फिर ये इलेक्शन के टाइम पर ये प्रलोभन देने की क्या जरूरत है? और ये सब जानते हैं, लेकिन ये फिर भी चलता है। तीसरी बात जो मैं बोलना चाहता हूँ क्रिमिनल केसेस के बारे में, अब सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली तो उसके ऊपर कोई जजमेंट नहीं देता, हालांकि इसके ऊपर बहुत सारे केसेस लोगों ने किए हुए हैं और उन पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई भी की है। जी, तो वो कहते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकसभा की है, उनको ये लॉ पास करना चाहिए कि क्रिमिनल केसेस वाले लोगों को टिकट ना मिले। लेकिन ये
एक थोड़ी असंभव सी ही बात है, क्योंकि लोकसभा में तो कभी भी ये सहमति बनेगी नहीं पॉलिटिकल पार्टीज में कि ये इस तरीके। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट बार बार कुछ ना कुछ नई चीजें निकालता रहता है। अब जैसे पिछले 2-3 सालों में उन्होंने एक और स्कीम निकाली कि C2 और C7 फॉर्म जो इलेक्शन कमीशन ने फिर बनाकर भेजा कि पॉलिटिकल पार्टीज को ये भर के डिटेल्स देनी है कि कितने कैंडिडेट क्रिमिनल केसेस वाले हैं, उनके ऊपर कितने केसेस चल रहे हैं, उन्होंने उनको टिकट क्यों दिए हैं, और लास्ट कॉलम उसमें होता है कि आपको बिना क्रिमिनल केसेस वाले कैंडिडेट्स क्यों नहीं मिले। तो जी उसमें जो विजय जी बात बता रहे थे, मैं उस पर टिप्पणी करना चाहता हूँ कि उसमें इतनी, अब जैसे इन्होंने बोल दिया कि जी सबसे पॉपुलर आदमी है, अब उसकी अगर आप पुराने रिपोर्ट्स देखें, कई तो हास्यास्पद रीजंस दिए हुए हैं उसमें कि जी कोविड में बहुत अच्छा काम किया था इसलिए उसको टिकट दिया है। उसके ऊपर चाहे मर्डर के केस हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा है, वो बहुत पॉपुलर है, इसलिए उसको टिकट दिया गया है। उस आदमी के अलावा पूरी कंस्टिट्यूएंसी में कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसको हम टिकट दे सकते थे। मतलब इस तरीके के। और दूसरी बात, उसमें कट पेस्ट किया हुआ है, 20 कैंडिडेट्स के ऊपर सेम रीजन दे रखा है। तो मतलब उसको सीरियसली नहीं लिया जाता पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, और उसकी पब्लिकेशन करनी होती है, न्यूज़पेपर में करना होता है। वो न्यूज़पेपर में ऐसे छापेंगे कि बिल्कुल छोटा सा, वो जो पढ़ने में भी नहीं आए, जी और टीवी में दिखाना होता है, रिपोर्ट सबमिट करनी होती है इलेक्शन कमीशन को, वो नहीं की जाती टाइम से। सुप्रीम कोर्ट ने, अगर आपको याद हो, किसी ने PIL फाइल करी थी बिहार के इलेक्शन के टाइम और बोला था कि भाई लोगों ने, ये पॉलिटिकल पार्टीज ने ये पब्लिकेशन नहीं किया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने पेनल्टी लगाई थी 7-8 पार्टीज के ऊपर। लेकिन वो पीनट्स था, 1 लाख 2 लाख की पेनल्टी से क्या होता है हमारी पार्टियों को। तो मैं कहने की बात ये कर रहा हूँ, कहने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश हो, चाहे इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस हो, उनको सीरियसली नहीं लिया जाता। पॉलिटिकल पार्टीज अपने हिसाब किताब से ही चलती हैं, और जैसे मैंने बोला, ये क्रिमिनल केसेस वाला वो बढ़ता ही जा रहा है, और वो दिन दूर नहीं लगता मुझे जब 100% हमारे MLAs और MPs क्रिमिनल केसेस वाले हों। जी इस पर प्रतिक्रिया लेंगे डॉक्टर विजय गुप्ता का, लेकिन आपने काफ़ी महत्वपूर्ण जो हैं वो बिंदुओं पर आपने प्रकाश डाला है, और काफ़ी रोचक भी है ये जागरूक होने के लिए, मतदाताओं के लिए। इस पर हम चाहेंगे कि आप अपना विचार हमारे साथ और शेयर करें, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी हम चाहेंगे आप हमारे साथ जुड़े रहें तो अच्छा होगा। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। चुनाव में जनता के लिए क्या विकल्प हैं उम्मीदवारों के रूप में? जब उम्मीदवारों की सूची जारी होती है विभिन्न पार्टियों के द्वारा, तो उन उम्मीदवारों की छवि क्या होती है और वो पार्टियां किन बातों का ध्यान रखती है, हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। और डॉक्टर विजय गुप्ता हैं भाजपा के प्रवक्ता और त्रिपुरा में प्रभारी हैं भाजपा के, और इन्होंने बातें कही हैं कि इन्होंने इस बार महिलाओं की संख्या बढ़ा दी है उम्मीदवारों के रूप में। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि अभी भी जो आंकड़ा है आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों की, या जिनके पास काफ़ी संपत्ति हैं, ऐसे उम्मीदवारों की संख्या बढ़ रही है। इसके पीछे कुछ न कुछ तो कारण हैं। जनता भी इनका चुनाव करती है। क्या आपको या जो पार्टियां हैं उनको डर लगता है कि इन उम्मीदवारों को अगर हम ना चुनाव में खड़ा करें तो इसका नुकसान हो सकता है? उदाहरण के लिए एक वरिष्ठ शिक्षक हैं, अगर उनको टिकट दे दिया जाए, वो जनता के बीच में नहीं होते हैं अक्सर, तो क्या आपको लगता है कि एक शिक्षक को टिकट अगर दे दिया जाए तो इसका नुकसान पार्टी को होगा, और दूसरी पार्टियों में जो धाक वाले नेता हैं, जिनके पास बाहुबल हैं, संपत्ति हैं, वो बाजी मार ले जाएगा? इस तरह से एक डर होता है पार्टियों में, और इसी डर की वजह से ऐसे उम्मीदवारों को चुनाव में उतारा जाता है। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी कभी डर के कोई काम नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी का जो है वो मानना यह है कि हम डर के, भय से राजनीति नहीं करते हैं, तो भय पैदा करते हैं। हम जब भी कैंडिडेट का चुनाव करते हैं
बहुत सोच के समझ करके करते। इस बार हमने कैंडिडेट के चुनाव के लिए छोटे छोटे पहले ही बैलेट बॉक्स बनाए थे, अपने मंडल तक मैंने भेजा और उसको सब वहाँ से जो रिपोर्ट आई उसका नतीजा ये है कि हमने 19 नए लोगों को दिया है। नहीं, अगर भय होता तो हम नहीं देते, भय होता तो हम 11 नहीं, फिर बाद में एक महिला 12 महिलाओं को हम टिकट नहीं देते। तो भारतीय जनता पार्टी भय की राजनीति नहीं करती है, नंबर 1। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि आपराधिक छवि वाले व्यक्तियों को टिकट नहीं मिलना चाहिए। लेकिन आपराधिक छवि कैसे हम उसका आलोचना करें? अब केस एक FIR दाखिल हो गया है तो वो अपराधी नहीं हुआ। इसके लिए जुडिशरी सिस्टम एटलीस्ट पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर कहीं कोई FIR केस होता है, अलग से एक सिस्टम बने और उसका जो ट्रायल हो, और ट्रायल के पश्चात अगर वो दोषी है तो स्वाभाविक रूप से उनको कोई न टिकट देगा और वो चुनाव ही लड़ सकते हैं। चुनाव ही नहीं लड़ सकते तो टिकट कौन देगा? इसलिए स्वाभाविक रूप से अगर जुडिशरी सिस्टम को हम ठीक करें तो इसमें भी संख्या में कमी आ सकती है। जो आपराधिक छवि की जो आप डाटा 20, 25, 25 दे रहे हैं, इसको कमाने के लिए टोटल रिफॉर्म्स, पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, सोशल रिफॉर्म्स की आवश्यकता है, जनता को भी जागरूक होने की आवश्यकता है, साथ साथ राजनीतिक दलों को भी जागृत होने की आवश्यकता है। भारतीय जनता पार्टी ये मान के चलती है कि हम अच्छे को दें। जहाँ तक आपने एग्जाम्पल की बात दी शिक्षक की, मैं आपको इसी त्रिपुरा के 55 आउट ऑफ 60 55 कैंडिडेट हम दिए हैं। उसमें बहुत ही सामान्य, आप उनसे देखेंगे, उनके घर में जाएंगे तो शिक्षक से भी हैं और अन्य समुदाय से लोग भी हैं, बड़े ही सिंपल और बहुत कम पैसे वाले भी हैं। ऐसा भी नहीं कि कोई पैसे के प्रभुत्व वाले जो होते हैं उसको ही हम टिकट देते हैं। ऐसा भारतीय जनता पार्टी तो कतई नहीं करती है और हम आगे इस बात का ध्यान भी रखेंगे। आज जो मेजर जनरल वर्मा की रिपोर्ट आई है, स्वाभाविक रूप से सारी रिपोर्ट का हम स्टडी करते हैं और कहीं उसमें से ऐसी चीज़ें जो कि राजनीतिक पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी हो सके, उसको हम करने के लिए हमेशा मन बना के ही रखते हैं और करते हैं और करेंगे। जी, एक छोटा सा सवाल आपसे है, उसके बाद हम अनिल वर्मा के पास जाएंगे। आपने कहा कि जो उम्मीदवार हैं उन पर FIR दर्ज हैं, वो FIR के बाद ट्रायल होता है, ट्रायल के बाद वो दोष मुक्त होता है तो उनको चुनाव में खड़ा किया जा सकता है, ये आपका कहना है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कई उम्मीदवार जो हैं वो बेल पर होते हैं, जमानत लिए हुए रहते हैं, केसेस चलते रहते हैं उनके ऊपर सालों साल तक, वो ना तो दोष मुक्त होते हैं। नहीं तो जी, मैं वही कह रहा था कि सालों साल केस चलता रहे, डेट पे डेट पड़ता रहे, जजमेंट कुछ नहीं आवे। मैं तो कह रहा हूँ कि उसको प्रायोरिटी शेड्यूल में लिया जाए। अगर कोई पॉलिटिकल लीडर है वो बेल पे है, उसके केस को हम क्यों नहीं स्पीडी जो है हियरिंग करते हैं, एक टाइम फिक्स क्यों नहीं करते हैं? ऐसा हुआ ना विजय जी कि आपने जो जिम्मेदारी है वो जुडिशियरी पर छोड़ दी और आपने अपना मैंने कहा कि पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की भी आवश्यकता है। जी जी, मतलब हम पॉलिटिशियन लोग भी इसको सोचे, समाज को भी सोचना है, लॉ एंड ऑर्डर, शासन और प्रशासन को भी सोचना है। सिर्फ ये एक किसी का नहीं, इलेक्शन कमीशन को भी सोचना है कि भाई अपराधी छवि के व्यक्तियों को जी कैसे रोका जा सके। तो ये सामूहिक प्रयास होने से निश्चित रूप से इसके अंदर में कमी आएगी। हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। जी, अनिल वर्मा कुछ कहना चाहते हैं? जी अनिल वर्मा। हाँ, मैं जो मुद्दे विजय जी ने उठाए हैं उनके ऊपर टिप्पणी करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो कई साल हो गए हैं, मेरे ख्याल 4-5 साल हो गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बना दिए हैं, हर एक स्टेट में है। हर एक मतलब छोटे स्टेट्स नहीं है, छोटे स्टेट्स को क्लब कर दिया गया था, लेकिन बड़े बड़े स्टेट्स में हर एक में फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए गए हैं जिनके ऊपर जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले लोग हैं उनके मुकदमे चलते हैं। लेकिन वो फास्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे ये किसी को नहीं पता। हमने बहुत RTI वगैरह डाल के पता करने की कोशिश करी कि भाई इस फलाने आदमी का अगर केस चल रहा है उसका क्या हुआ। उसके ऊपर कोई डेटा अवेलेबल नहीं है, कोई स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल नहीं है। तो वो मेरे हिसाब से तो फास्ट ट्रैक कोर्ट्स चल नहीं रहे हैं जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट का इरादा था, पहली बात। दूसरी बात, जुडिशियल डिलेस की तो है ही। ये हमारे देश की विडंबना है कि जेल में एक वोटर वोट नहीं कर सकता, लेकिन जेल से एक पॉलिटिशियन इलेक्शन लड़ सकता है।
तो ये हमारी विडंबना है एक जी, हमारे ये देश में। विडंबना है और किस तरह की व्यवस्था है इस पर भी जी, मंथन करना होगा। दूसरी बात जो इन्होंने बताई कि वो झूठे केस थोप दिए जाते हैं, या जब तक केस का डिसीजन, तो केस का तो डिसीजन आपको पता ही है, हमारे देश में जुडिशियल डिलेज इतनी है, उसी के लिए वो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं। कितने ही बड़े बड़े नेता हैं जो कि कई बार चुन चुन के आके अपना टर्म पूरा कर गए हैं और केस चल रहे हैं। अब वो केस कैसे लंबित होते हैं, विटनेस गायब हो जाते हैं या कुछ और चीजें हो जाती हैं, वो सबको मालूम है कि वो कैसे बार बार चलता नहीं, रहता मेजर है। जनरल वर्मा, लेकिन मैं आपको इसमें, जी, हाँ, मैं इसमें एक एक इलेक्शन सेकंड के लिए कमीशन ने रुकना चाहूंगा। सुझाव देखिए, दिया था। हाँ, एक मिनट, मैं खत्म मतलब कर रहा हूँ। मैं स्पष्ट रूप से इलेक्शन बात करता कमीशन ने हूँ, एक विजय जी उनको सुझाव ऐसा बोलने होना दीजिए। नहीं चाहिए। जी, विजय जी उनको बोलने दीजिए, हाँ, फिर अपना बात रखिएगा आप। ठीक है, बोलिए बोलिए। इलेक्शन कमीशन ने और कई लॉ कमीशन, ये वो सब ने सुझाव ये दिया था कि भाई ठीक है, ये प्रॉब्लम है हमारे देश में कि कुछ एक केस थोपे जाते हैं, झूठे हो सकते हैं। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ने ये कहा था कि लॉ में इस तरीके का प्रावधान होना चाहिए कि इलेक्शन से 6 महीने पहले तक का एक लिमिट तय की जाए। अगर उसके बाद कोई केसेस किसी के ऊपर थोपे जाते हैं तो वो उनको ना माना जाए। ठीक है, हाँ, जी तो ये मैं आपको बताना जी चाहता था इस जी, चीज विजय का। गुप्ता जी, विजय गुप्ता जी। नहीं, मैं कह रहा था कि देखिए, जहाँ तक ये मेजर जनरल वर्मा जी कह रहे थे कि भाई चुनाव में बहुत से लोग जो है जेल के अंदर में है, चुनाव लड़ते हैं, ये तो हम देख ही रहे हैं, ये सभी देख रहे हैं। अब देखने के बावजूद अगर क्या मैं तो ही कह रहा था कि क्या ऐसा सिस्टम हम इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं कि अगर कोई पॉलिटिकल लीडर है, उसके ऊपर में केस है, तो उसके स्टैटिक्स, उसके डाटा, उसके डिस्क्रिप्शंस वगैरह सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी ही डिक्लेयर नहीं करे। आज शासन है, प्रशासन, वो भी डिक्लेयर कर सकता है, इलेक्शन कमीशन भी डिक्लेयर कर सकता है, और जुडिशरी को इस माने में थोड़ा आगे आना पड़ेगा। केस एफआईआर हम आप झूठे आप कह रहे हैं कि मेरे ऊपर विजय जी एक उदाहरण बात की यहाँ बात मैं कह रहा हूँ कि मेरे ऊपर में झूठे आरोप जो है 4-5 केस चल रहे हैं जबकि कोई केस में दम नहीं। क्या है, धरना है, प्रदर्शन है, और धरना प्रदर्शन में कहीं कुछ थोड़ी सी झड़प उड़प हो गई तो उसके ऊपर में ऐसे सेक्शन लगते हैं कि वो केस चलते ही रहते हैं। जी, विजय जी यहाँ ये एक बात साफ है कि आज जो दूसरी पार्टियों के प्रतिनिधि हैं वो हमारे पास नहीं आए, तो इसलिए हम आपको ये नहीं समझ रहे हैं कि आप सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हैं। आप अपनी पार्टी की बात कह रहे हैं, हो सकता है कि आपकी पार्टी दूसरी पार्टी से थोड़ी अलग हो और कोशिश कर रही है कि अपराध मुक्त जो छवि वाले लोग हैं वो सामने आए। दूसरी पार्टियों के अगर देखें तो वहाँ भी अपराध से जुड़े हुए आपराधिक छवि वाले लोग हैं। बहरहाल ये जो बातें हो रही हैं सुधार की, जो एडीआर का जन्म ही हुआ जो इस रिफॉर्म को लेकर, तो हमने देखा कि वाजपेयी के शासन में किस तरह से जब सर्वदलीय बैठक हुई और जब आय घोषित करने की बात आई तो सब ने एक सहमति से इसे मना भी कर दिया। कई बार पॉलिटिकल पार्टी को आरटीआई के दायरे में लाने की बात होती है तो वहाँ भी सब पार्टी एकजुट होती हैं। तो हमारा ये कहना है कि जब आप जुडिशरी पर ये बातें थोपते हैं तो फिर टकराव वाली बात होती है। आप जुडिशरी को ज़्यादा ताकत नहीं देकर आप जो संसद होता है कानून बनाने के लिए आप चुने जाते हैं, आप संसद में कानून बनाते हैं, तो जुडिशरी पर वो बोझ नहीं आता। मेरी बात को आपने साथ ध्यान से नहीं सुना। मैं सिर्फ जुडिशरी को ही नहीं बोला, मैंने कहा था कि इलेक्शन कमीशन है और जुडिशरी आज क्रिमिनल, कोई भी आदमी क्रिमिनल कब होता है, जब उसके ऊपर एफआईआर जो है दाखिल होता है और ट्रायल डिले है, इसलिए मैं ये बात कह रहा था। लेकिन देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों में भी अगर लोग आगे बढ़ कर के हैं, मीडिया आज है, और आज एडीआर का जो मेजर जनरल वर्मा की रिपोर्ट है, मैं तो स्वागत करता हूँ। ऐसे रिपोर्ट आनी चाहिए, एनालिसिस होनी चाहिए, स्टैटिक्स बननी चाहिए, रिफॉर्म की जरूरत है, बनने चाहिए, विचार करना चाहिए। विजय जी, राजनीतिक दल, सभी राजनीतिक दल मिलकर के अगर इस बात को कहें कि भाई अपराधी छवि के कोई व्यक्ति ही नहीं आना चाहिए, तो सभी स्वागत करेंगे, जनता भी स्वागत करेगी। जनता चाहती है। हम ये आशा करते हैं कि आने वाले भविष्य में ये भी देखने को हमें मिलेगा और सुधार होगी। हमारे साथ चीफ ऑफ ब्यूरो अरिंदम दास जुड़े हुए हैं, और अरिंदम दास फिलहाल त्रिपुरा में हैं। वहाँ के जो हालात हैं, वहाँ पर लगभग सभी पार्टियों ने जो सूची है वो जारी कर दी है। आज नामांकन का आखिरी दिन था और
अब जनता के बीच में है ये सवाल कि वो किसको चुन कर लाएगी। लेकिन अरिंदम से हम जानना चाहेंगे, अरिंदम आपने बातचीत की होगी वहाँ से, लोगों से बातचीत की होगी, क्या रुझान लगता है? लोग क्या ये बात कर रहे हैं कि किस पार्टी में कितने आपराधिक छवि वाले लोग हैं और बाहुबल, धन बल, क्या ये बात पब्लिक डोमेन में है? जनता के बीच में इस पर चर्चा हो रही है? जी रविंद्र, देखिए त्रिपुरा 16 तारीख को इलेक्शन यहाँ पे होने है और उसके पहले अभी इलेक्शन का माहौल काफ़ी गरमाया हुआ है और आज नॉमिनेशन का लास्ट डे था और हमने देखा किस तरह से दिग्गज नेताएं जैसे चीफ मिनिस्टर त्रिपुरा मानिक शाह, उन्होंने अपने नामांकन दाखिल किए, उनको एकम्पनी किया था असम के चीफ मिनिस्टर तथा नेडा के कन्वेनर डॉक्टर हिमंता बिश्व शर्मा, साथ ही साथ उनके साथ थे मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह। तो एक बहुत बड़ा शो ऑफ स्ट्रेंथ था, 2 किलोमीटर का एक रैली था उस नॉमिनेशन को दाखिल करने से पहले। तो हमने देखा कि यहाँ के माहौल के बारे में बात करें तो हम लोग को 2018 सन तक जाना पड़ेगा, जब यहाँ पे 25 साल का एक लेफ़्ट का रूल था और इस लेफ़्ट का रूल को तोड़ के बीजेपी ने पूर्ण बहुमत से यहाँ पे सरकार बनाई थी और इस बार भी माहौल काफ़ी गरमाया हुआ है। हालांकि 2018 सन में सिर्फ 2 ही ओपोनेंट थे, देखा जाए तो एक बीजेपी था और दूसरा लेफ़्ट फ्रंट था, और लेफ़्ट फ्रंट का जो 25 साल का जो यहाँ पे रूल था उसको तोड़ के बीजेपी ने यहाँ पे सरकार बनाए थे। काफ़ी मेहनत किए थे भारतीय जनता पार्टी ने। नेडा के कन्वीनर को हम लोगों ने देखा था किस तरह से उन्होंने रिमोट एरियाज़ में जाके किस तरह से यहाँ पे बीजेपी के लिए काम किया था और पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार यहाँ पे आई थी। और इस बार भी माहौल काफ़ी गरमाया हुआ है, लेकिन इस बार काफ़ी अलग फैक्टर्स भी है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि इस बार शायद 2-3 पार्टी के बीच में फ़ाइट नहीं होगा, काफ़ी अलग अलग पार्टीज़ के बीच में फ़ाइट होगा। क्योंकि अभी त्रिपुरा में देखा जाए तो एक तिपरा मोथा जो है वो एक बहुत ही बड़ा फैक्टर बन के इमर्ज हो रहा है। हालांकि त्रिपुरा का चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मानिक शाह ने ये फैक्टर को नकारा है, लेकिन असम के चीफ मिनिस्टर तथा नेडा के कन्वीनर उन्होंने बताया कि तिपरा मोथा एक फैक्टर हो सकता है इस इलेक्शन में, लेकिन इलेक्टोरली कितना बड़ा फैक्टर होगा वो देखने लायक होगा। लेकिन देखा जाए तो तिपरा मोथा एक फैक्टर होगा त्रिपुरा के इलेक्शन में इस बार, और देखने लायक ये भी होगा कि किस तरह से लेफ़्ट या कांग्रेस यहाँ पे मैदान में उतरती है और किस तरह से वो लोग वोटर्स को आकर्षित करने में सक्षम होते हैं। तो अभी कुछ ही दिन बाकी है, 16 तारीख को यहाँ पे इलेक्शन होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल त्रिपुरा में इलेक्शन माहौल काफ़ी गरमाया हुआ है। अरिंदम, तिपरा मोथा का आपने जिक्र किया। तिपरा मोथा पहली बार असेंबली का चुनाव जो है वो लड़ने जा रही है। जाहिर है यहाँ पर वैसे उम्मीदवार नहीं होंगे जैसे दूसरी पार्टियों में हैं। दूसरी पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं वो सालों तक संघर्ष करते रहे हैं और जनता के बीच जाने की, चुनाव लड़ने की, लेकिन तिपरा मोथा में ये पहला प्रयोग है। वहाँ नए लोग हैं और वहाँ पर इस तरह के लोगों की संख्या कम होगी। अब पता चलेगा कि त्रिपुरा की जनता जो है वो किसको चुनती है। फिलहाल आपसे एक और सवाल है। जी देखिए, कुछ ही देर पहले जी बोलिए अरिंदम। जी रविंदर जी देखिए रविंदर, कुछ ही देर पहले मैंने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया था। तो उनको पूछा था कि तिपरा मोथा के साथ सभी लोग सोच रहे थे कि बीजेपी के साथ एक अलायंस होगी इस इलेक्शन में, तो क्या गलत हो गया कि ये अलायंस नहीं बन पाया। तो उन्होंने बताया कि तिपरा मोथा के जो लीडरशिप है, जो सुप्रीमो है, उनके साथ जो भाजपा के जो सेंट्रल लीडरशिप है उनके साथ कई सारे बैठकें हुई, लेकिन एक कॉन्सेंसस में नहीं आ पाए उन लोगों के जो डिमांड्स है ग्रेटर त्रिपुरा लैंड को लेके, तो उसी वजह से ये अलायंस नहीं हो पाए। लेकिन त्रिपुरा का चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मानिक शाह ने पूरा नकारा है कि ये कोई फैक्टर होगा तिपरा मोथा, लेकिन जी कोई फैक्टर होगा। असम के मुख्यमंत्री तथा नेडा कन्वीनर डॉक्टर हिमंता बिश्व शर्मा ने बताया कि त्रिपुरा मोथा फैक्टर होगा, इलेक्टोरली कितना फैक्टर होगा वो देखने लायक होगा। ये देखने वाली बात होगी। जी अरिंदम, धन्यवाद आपका, और हमारे साथ जुड़े हुए हैं जाने पहचाने चेहरे, और हमारे पास समय की कमी है, लेकिन एक छोटा सा अल्प विराम लेते हैं, एक ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक के बाद हमारे पास समय कम है, जल्द लौटते हैं।
विधानसभा चुनाव में उम्मीदवारों की छवि कैसी हो, इसी पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। एडीआर की तीनों राज्यों की रिपोर्ट हमारे पास है। मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड। मेघालय की रिपोर्ट आज आई है और एडीआर के अध्यक्ष मेजर जनरल अनिल वर्मा हमारे साथ हैं। मेजर जनरल अनिल वर्मा, हमने रिपोर्ट को इतनी गहराई से अध्ययन हम नहीं कर पाए क्योंकि हमारे पास इतनी समय नहीं थी, लेकिन हम आपके द्वारा ही इसके बारे में जानते हैं। जैसा आपने कहा कि आपराधिक छवि वाले उम्मीदवारों की जो परसेंटेज है वो पहले से बढ़ता जा रहा है। हमारा मकसद ये था कि जनता को इसके बारे में भी जागरूक किया जाए, क्योंकि अब चुनाव होने जा रहा है, उम्मीदवार सबके सामने हैं और उनकी पृष्ठभूमि क्या है ये जनता के बीच में है और जनता इसके बारे में जाने तो और बेहतर होगा। जिस कानूनी प्रक्रिया की बात हम कर रहे थे, संसद में कानून बनता है और जो आज बीजेपी के प्रवक्ता हैं विजय गुप्ता, वो कह रहे थे कि इस पर सहमति होनी चाहिए सभी पार्टियों की। अगर सभी पार्टियां सहमत हैं तो रिफॉर्म आसान हो जाएगा और रिफॉर्म होगा, और अगर इस तरह से रिफॉर्म होता है तो जाहिर है जनता के लिए भी जो उम्मीदवार चुनने हैं वो उनके योग्य उम्मीदवार होंगे, कोई शिकायत नहीं रहेगी। अड़चन आप कहाँ देखते हैं? हमने देखा है कि कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पर परिवर्तन लगातार होते रहे। राजस्थान का उदाहरण हमारे पास है, हिमाचल प्रदेश का उदाहरण हमारे पास है, जहाँ पर 5 साल के बाद सत्ता बदल जाती है, लेकिन दूसरे राज्यों में ऐसा नहीं होता है। आप कुल मिलाकर आप किस रूप में देखते हैं, जनता के अगर नज़र से देखें तो भी? वैसे हम इस चीज का एनालिसिस नहीं करते कि कौन सी पार्टी जीती है, कौन सी पार्टी हारी है और जी, क्यों बिल्कुल, हारी है और क्यों बिल्कुल। जीती है। हमारा काम है वोटर्स को इन्फॉर्म करना कि ये स्टेटस है और आप चुने, अपना सोच समझ के, अपना विवेक इस्तेमाल करके ही ठीक लोगों को वोट दें। लेकिन जो मुद्दा आपने उठाया है उसके ऊपर वजह यही है कि जनता कुछ एक्सपेक्ट करती है गवर्नमेंट से, और ख़ास तौर से जो मैनिफेस्टो में बताती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ कि हम जब अगर चुनाव जीत गए तो हम ABCD ये काम करेंगे आपके लिए। तो अगर वो देखते हैं कि उनके ऊपर अमल नहीं हो रहा, या जो दूसरी चीज़ें हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है, इनका और इस तरीके की कई चीज़ें होती हैं, वो अगर ज़्यादा बढ़ रही हैं तो उससे भी जनता का थोड़ा उठ जाता है विश्वास। और जहाँ वो देखते हैं कि लगातार चाहे वही पार्टी है वो अच्छा काम कर रही है और वो ग्राउंड पर रिजल्ट दिखा रही है और कॉमन आदमी को फायदा हो रहा है, तो वो दोबारा उसी पार्टी को चुनते हैं। तो मेरा हिसाब तो यही है, जी। मेरा कहना। जी। डॉक्टर विजय गुप्ता, हम कई बार देखते हैं कि जब मैनिफेस्टो बनाई जाती है पार्टियों द्वारा तो हर बार कुछ न कुछ नया उसमें शामिल किया जाता है और कई बार 100 से ज़्यादा उसमें बिंदु होते हैं जिस पर आपको काम करना होता है पूरे कार्यकाल में। और कई बार जो विपक्षी पार्टियां बोलती हैं कि आपने एक भी वादे पूरे नहीं किए हैं। ये मैनिफेस्टो जितना लंबा होता है, क्या पूरा होता है? कार्यकाल खत्म होने के बाद इस पर भी मंथन होता है और जो उम्मीदवार अपने क्षेत्र में जो वादे करके आते हैं वो पूरे करते हैं। क्या इस बेसिस पर भी उम्मीदवारों को दोबारा चुना जाता है? नहीं, निश्चित रूप से हम तो संकल्प पत्र बनाते हैं। पहले मैनिफेस्टो बहुत लंबा होता था, आजकल मैनिफेस्टो हम बहुत छोटा बनाते हैं और एक एक मैनिफेस्टो एक एक कैटेगरी करके उसको हम 5-6 पॉइंट करते हैं। जैसे एक विभाग है, आज कृषि विभाग है, अब कृषि विभाग में अगर हमने 10 आश्वासन दिए हैं या 10 काम करने का संकल्प लिया है तो 10 काम हम करके दिखाते हैं और बीच में बताते हैं जनता को। तो रिपोर्ट कार्ड हम जो है हर महीने, हर 6 महीने, हर साल भर में हम देते रहते हैं। और जब हम दूसरे चुनाव में जाते हैं तो चुनाव में जाने के पहले भी हम जनता को बताते हैं कि हमने ये चीज़ कही थी और ये हमने किया है, और कहीं अगर कोई कुछ रह जाता है तो निश्चित रूप से उसको करने के लिए हम संकल्प लेते ही हैं। और हमेशा ही हम जो है भारतीय जनता पार्टी मैनिफेस्टो को विवेचन करती है, सोच के समझ के बनाती भी है और लोग देख भी रहे हैं कि काम हुआ है। 2018 में हम यहाँ त्रिपुरा के अंदर में आए, अब 2023 में हम जा रहे हैं और 5 साल का गैप और पहले के 50-60 साल को दोनों को अंतर भी लोगों को दिख रहा है। और हम भी अपना सेल्फ जो है रियलाइजेशन करते हैं, हम भी आत्ममंथन करते हैं, कहाँ हमको क्या करना था वो नहीं किए तो हम अगले महीने करते हैं। इसीलिए हमारे यहाँ रिपोर्ट भी बनता है।
हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सारे एमपीज़ की रिपोर्ट लेते हैं, हमारे मुख्यमंत्री सारे एमएलएस की रिपोर्ट लेते हैं और उसका रिव्यू करते हैं। रिव्यू करने के बाद हम काम को आगे बढ़ाते हैं। इसीलिए जनता का विश्वास हमारे साथ है और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा यह सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ और सबका प्रयास। जी विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हुए। एक पार्टी के प्रवक्ता के रूप में आप शामिल हुए और आपकी पार्टी इस पर क्या सोच रखती है उस पर आपने बातें कही। हमारे साथ जो आज के अतिथि हैं मेजर जनरल अनिल वर्मा, इनका हम तहे दिल से धन्यवाद जताते हैं क्योंकि इन्होंने उस रिपोर्ट को विस्तृत रूप से हमें उसका व्याख्या किया और बताया। जो रिपोर्ट ये लाए हैं, जो इलेक्शन कमीशन के पास जो रिपोर्ट है, जो आंकड़े हैं, उन्हीं को इन्होंने अध्ययन करके रिपोर्ट बनाई है। अब ये रिपोर्ट जनता के सामने है, जनता को चुनना है कि कौन उम्मीदवार उनके लिए योग्य है और हमारा ये कर्तव्य है कि हम भी जागरूकता को बढ़ाएं और उम्मीदवारों के बारे में लोगों को बताएं। आप सबका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और महत्वपूर्ण वक्तव्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।